हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी हिंदी की क्लासें चल रही हैं, हिंदी के डेली आपको पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासें लेके आती हूँ। और पेडागोजी के अंतर्गत हमने भाषा के कौशल, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, ये सारी वीडियो आपको मिल चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा में पूरे 60 में से 60 नंबर आएँ, तो अपनी भाषा की पीवाईक्यू के साथ साथ अपनी भाषा की पेडागोजी को भी मजबूत कीजिएगा। और इसीलिए मैं आपको बीच बीच में भाषा की पेडागोजी की क्लासें लेकर के आती रहती हूँ। और ये आपकी जो क्लासें हैं पेडागोजी की, ये आपकी हिंदी भाषा के साथ साथ आपकी जो कोई भी दूसरी भाषा है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आपको अलग से पेडागोजी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी सिर्फ भाषा बदलती है दूसरी, जैसे कि आपकी संस्कृत है, हिंदी है, लेकिन आपकी शिक्षण विधियाँ यही रहती हैं। और आपके जो शिक्षण सूत्र हैं, भाषा की जो पेडागोजी है, ये यही रहती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। और आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो 1 बाय 1 अवश्य देखा करें। सीडीपी की पेडागोजी भी क्लासें आपको बहुत सारी दी जा चुकी हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम, ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम व्याकरण की शिक्षण विधियों को भी पढ़ेंगे, लेखन की शिक्षण विधियाँ भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ वाचन की शिक्षण विधियाँ भी हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। तो व्याकरण में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में होती हैं? तो सबसे पहले है आपकी व्याकरण विधि, फिर है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली है आपकी व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं भाषा अर्जन के अंतर्गत कि हमारी जो भाषा है, ठीक है, हमारी जो भाषा है तो वो व्याकरण के नियमों को सीखने से नहीं आती है। हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें भाषा का क्या करना पड़ता है, हमें भाषा का अर्जन करना पड़ता है। ठीक है, तो व्याकरण जो विधि है तो ये हमारी तो जो व्याकरण विधि है ये हमारी प्राथमिक लेवल पर, ठीक है, यानी छोटे बच्चों को ज़्यादा इस पर नहीं दिया गया है। व्याकरण हमको नहीं पढ़ाना है, व्याकरण के नियम नहीं सिखाने हैं हमको। व्याकरण, ठीक है, व्याकरण विधि यानी आपको जो भी किताबों में छोटी छोटी किताबों को पढ़ने के साथ, बच्चे को संप्रेषण के साथ, कहानियों में, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर में व्याकरण के नियम आते हैं उन्हीं के माध्यम से आपको व्याकरण सिखाना है। लेकिन ये इस बात आपको विधि की हो रही है। तो इस विधि के अंतर्गत हम यानी जो भी दूसरी भाषा सीखते हैं, बच्चे की जो मातृभाषा है, ठीक है, मातृभाषा के अतिरिक्त जब भी हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो उस भाषा के सबसे पहले क्या करते हैं, उस भाषा के हमें कुछ व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, यानी नियमों को सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। और इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर ही अभ्यास कराए जाते हैं। जैसे कि आप सबने पढ़े होंगे, हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। फिर है आपका व्याकरणिक विधि और अनुवाद विधि, यानी व्याकरण अनुवाद विधि इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ से हो गई है, ये व्याकरण अनुवाद विधि है। तो इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ परस्पर संयोजित होती हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना और लिखना तो सीख लेते हैं, यानी जैसे कि कोई भी भाषा है मातृभाषा के अतिरिक्त, और ज़्यादातर जैसे हिंदी भाषियों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषा की ही आपको क्लासें दे रहे हैं। हमारी सबकी भाषा हिंदी है और हम दूसरी भाषा, जैसे कि हम सब ने इंग्लिश अपने स्कूल में सीखी है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि वहाँ हम यानी दूसरी बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना और लिखना, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ना और लिखना सीख लेते हैं। यानी जैसे कि हमने अंग्रेजी सीखी है, इंग्लिश सीखी है, तो हम इंग्लिश भाषा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। यानी हम स्पोकन में हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है और हम स्पोकन नहीं सीखते, और इसके लिए व्याकरण के नियमों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छे समृद्ध परिवेश की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें ही हम एक अच्छी भाषा सीख सकते हैं।
तो इस विधि में बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, यानी इसमें हम ट्रांसलेट करते रहते हैं। राम एक लड़का है, ठीक है, तो अब इसे बच्चे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या फिर ही इज ए बॉय, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यानी अनुवाद करके भाषा सिखाई जाती है। और इसमें कुछ थोड़े से नियम भी सिखाए जाते हैं। फिर है आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इस मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है, यानी इसमें बच्चे को प्रत्यक्ष मौखिक बोलने के अवसर दिए जाते हैं। कोई भी भाषा है, ठीक है, तो उसमें प्रत्यक्ष इसमें दिखा करके बच्चे को ये चीज़ें कराई जाती हैं, और इसमें मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। यानी एक बच्चे और टीचर, यानी जो भी भाषा सिखाई जाती है, ठीक है, यानी आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो यहाँ बच्चे को जो भी दूसरी भाषा सिखाई जाती है, तो उसी भाषा में सिर्फ बोलने के लिए मतलब जोर दिया जाता है। उसकी मातृभाषा में बच्चा यहाँ नहीं बोल सकता है। फिर है आपकी इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थता के साथ अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। यानी आपकी जो प्रत्यक्ष विधि है, तो इसमें मातृभाषा की मध्यस्थता तो होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा इसी से सीखता है, जानता है अन्य भाषा को। जब तक मातृभाषा नहीं जानेगा, तब तक वो अन्य भाषा नहीं सीख सकता है। लेकिन इसमें लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य सिर्फ आपकी जो भी आप भाषा सिखा रहे हो बच्चे को, उसी को सिर्फ आधार बनाया जाता है। फिर है आपके अभी ये हमारी व्याकरण की विधियां चल रही हैं, ठीक है। अभी हम वाचन की विधियों को भी पढ़ेंगे, लेखन की विधियों को भी पढ़ेंगे। और व्याकरण के नियमों में फिर है आपकी आगमन विधि। इस विधि में अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। ये शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है, ये पढ़ती नहीं है, आपकी पद्धति है, यानी विधि है। यानी ये आगमन विधि आपकी कैसी है? तो ये छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित विधि है, जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। यानी इसमें बच्चे स्वयं अनुभव करते हैं, उदाहरण पहले दिए जाते हैं बच्चों को, और प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्ष कोई चीज़ देखते हैं, फिर उसको नियम बनाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी बच्चे को जो ज्ञात है, ठीक है, बच्चा जो जानता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ होता है कि बच्चे जो जानता है उससे फिर उसे अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। जैसे कि बच्चे को हम प्रदूषण पढ़ाते हैं, ठीक है, तो प्रदूषण पढ़ाने में बच्चे ने क्या देखा है? बच्चे ने गंदी नालियाँ देखी हैं, ठीक है। आप जल प्रदूषण पढ़ाते हो तो गंदी नालियाँ देखी हैं, अपने तालाब देखे हैं, तो वहाँ से आप अज्ञात यानी बड़ी बड़ी नदियों के बारे में और भी हम उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। सरल से कठिन की ओर, यानी बच्चे को पहले आप सरल चीज़ें सिखा सकते हो, बच्चे को आप का सिखा सकते हो, ए सिखा सकते हो, फिर ठीक है, इस तरीके से फिर कठिन की ओर जाते हैं। मूर्त से, यानी बच्चा जो चीज़ है उसको मूर्त रूप में है, ठीक है। जैसे बच्चे को हम का से कबूतर पढ़ाते हैं, जब भी हम भाषा सिखाते हैं तो का से कबूतर, और ये का और कबूतर दोनों ही मूर्त रूप में हम बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, यानी चित्र विधि में प्रस्तुत करते हैं मूर्त रूप में, और फिर इसे हम अज्ञात की तरफ ले जाते हैं, यानी फिर हम उसे अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। और इसी तरीके से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जो चीज़ें बच्चे को दिख रही है, ठीक है, तो उससे हम सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये इसके कुछ नियम हैं आपके आगमन विधि के। यानी पहले हम बच्चे को सामान्य सी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि हम बच्चे को जड़ दिखाते हैं। एक हमने बच्चे को पौधा लिया है और हम जड़ दिखाते हैं, फिर उसे हम विशिष्ट की ओर ले जाते हैं कि सभी वृक्षों में जड़ें होती हैं। पहले हम कुछ वृक्षों की जड़ें बच्चे को दिखाते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इस विधि का यानी ये जो आपकी आगमन विधि है, और इस आगमन विधि का आपके प्राथमिक लेवल पर सबसे ज़्यादा ये प्रयोग में होती है, ठीक है, और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर है आपका निगमन विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, यानी इसमें सबसे पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। यानी ये बाल केंद्रित न होकर के
आपकी जो आगमन विधि है उसमें करके सीखना, और इसमें शिक्षक केंद्रित है, वो बाल केंद्रित थी, ठीक है, और ये शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें बालकों से व्याकरण के नियम रटवाए जाते हैं, और आपको छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ें रटवानी नहीं है, भाषा के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं रटानी है। अगला है आपका अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, ये सीखना नहीं है, सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, टीचर जो भी लिखता है उसका अनुकरण करता है बालक लिखने में। टीचर पहले जो बोलता है, जब बच्चा छोटे शुरुआत में आता है तो उसको सबसे पहले टीचर ही बोलता है ABC, ठीक है, तो बच्चा उसका भी अनुकरण करता है। और जो भी नवीन रचना है यानी कर का सीखना है, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है बच्चा, टीचर का अनुकरण करता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं, और ये एक आपकी वाचन की विधि भी है। अनुकरण विधि क्या है, ये आपकी वाचन के अंतर्गत भी आती है, ये आपके लेखन के अंतर्गत भी आती है, ये दोनों के अंतर्गत आती है, क्योंकि इससे बच्चा आपका लिखना और पढ़ना दोनों ही चीज़ें सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। ये वाचन विधि है आपकी, अनुकरण विधि। अगला है आपकी व्याख्यान विधि, यानी किसी चीज़ की हम व्याख्या करके बच्चे को सिखाते हैं, और ये प्राथमिक लेवल पर बिल्कुल भी मतलब महत्वपूर्ण विधि नहीं है। इसका प्रयोग न के बराबर किया जाता है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है, क्योंकि इस लेवल पर छोटे बच्चे होते हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याओं को नहीं समझते हैं। व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे भी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहा जाता है। और जो भी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ होती हैं वो हमारी निगेटिव पॉइंट में आती हैं। अगली है आपकी भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु ये विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो भी प्राथमिक लेवल की कक्षाएं होती हैं, वहाँ व्याकरण के नियमों को बच्चों को आपको नहीं पढ़ाना है, ना ही रटवाना है, लेकिन छोटे छोटे आपको व्याकरण के नियमों को उनको मतलब बताना है। जैसे कि आपकी जो भी अच्छी लेखन की पुस्तकों के माध्यम से बच्चे की जो भी पुस्तकें होती हैं, तो भाषा के जो भी उनके पाठ होते हैं उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे आपके अभ्यास कार्य दिए होते हैं, और उन अभ्यास कार्यों में आपके छोटे छोटे यानी आपकी ग्रामर दी होती है, व्याकरण दिया होता है, तो वहाँ से बच्चे इसको सीखते हैं, यानी रचनाओं के अंतर्गत। अगला है आपका संप्रेषण परक विधि। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ। भाषा सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, और ये आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है। मेरी भाषा सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारी संप्रेषण विधि की ही होती है। संप्रेषण विधि के द्वारा ही बच्चे भाषा सीखते हैं, और भाषा अर्जन के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें पढ़ भी ली है, भाषा अधिगम के अंतर्गत भी पढ़ ली है, ठीक है। यानी संप्रेषण जब तक नहीं बनेगा, और ये प्रत्यक्ष विधि में क्या था, मौखिक, यानी ज़्यादा बच्चा बोलता है, लेकिन संप्रेषण जब बच्चा अपने स्वयं की अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाता है, यानी संप्रेषण करना सीख जाता है, ठीक है, तो वो भाषा का प्रयोग अच्छे से करना सीख जाता है। अब हम देखेंगे वाचन की विधियाँ, ठीक है। अब हमारी ये सभी किसकी विधियाँ थी, ये सभी हमारी आपके व्याकरण विधियाँ थी। अब है हमारी वाचन की, यानी बच्चे बोलने में आप किन किन विधियों का प्रयोग करवा सकते हो। सबसे पहला है देखो और कहो विधि, ठीक है। देखो और कहो विधि, तो इस विधि में चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, यानी बच्चे के सामने कोई चित्र दिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो अनेक बार इस चित्र और शब्द को
देखने के बाद उस शब्द का चित्र बालक के मानस पटल पर गहरा अंकित हो जाता है और जब जब ये उस वस्तु का चित्र स्मरण करता है तब उसे वो शब्द और चित्र याद आता है। जैसे कि बच्चे ने क से कबूतर पढ़ा है, ख से खरगोश पढ़ा है, ठीक है। या फिर आप बच्चे को कोई भी चित्र बच्चा जानता है, पहचानता है, आप बच्चे को एक चित्र देख सकते हो, दिखा सकते हो और फिर उससे पूछ सकते हो कि ये किसका चित्र है, ठीक है। वहाँ बच्चा जाकर के कहेगा। फिर है आपका अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि के तो इस विधि में बालक क्रमानुसार वर्णमाला में भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और तथा बालक अक्षरों का ज्ञान जब भली प्रकार से कर लेते हैं तो उन्हें शब्द बनाना सिखाया जाता है, यानी अक्षरों का बोध कराया जाता है इसमें क्रम से, ठीक है। पहले हम बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं और फिर हम क्रम से भी सिखाते हैं कि कौन सा वर्ण कब आता है। का के बाद हमारा ख आएगा, ख के बाद हमारा ग आएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर है आपका अनुकरण विधि और ये अभी हमने पढ़ी ही ली थी और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये व्याकरण विधि के साथ साथ आपकी वाचन और लेखन दोनों में ही आती है। फिर है आपकी ध्वन शाम्य विधि। तो ध्वन शाम्य विधि में यानी बच्चों के सामने इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वे ही शब्द रखे जाएं जिनकी ध्वनि यानी साम्य हो, यानी एक जैसी हो। जैसे कि बच्चे को एक जैसे हम पीछे से शब्द देते हैं, पढ़ना, गाना, खाना, धर्म, कर्म, ठीक है, इस तरीके से यानी एक जैसे शब्दों को यानी ध्वनि साम्य, ध्वनि के आधार पर। फिर है आपका स्वरोच्चार विधि। तो स्वरोच्चार विधि में यानी बच्चों के जो अक्षर और शब्द हैं तो इसमें उन ध्वनियों को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप बच्चे को एक जैसी ध्वनियों को बुलवा सकते हो। अभी ये दोनों एक जैसी ही होती हैं, ध्वनि साम्य और स्वरोच्चार। इसमें भी आप बच्चे को एक जैसी ध्वनियों के शब्दों को बुलवा सकते हो, ठाट बाट। ये बिल्कुल प्राथमिक लेवल पर बच्चों को जब हम वाचन सिखाते हैं, ठीक है। फिर है आपका सामूहिक पठन विधि। तो सामूहिक पठन में इसमें आप कोई कविता ले सकते हो। तो कविता यानी बच्चे जब टीचर पढ़े और फिर उसके बाद सारे बच्चे समूह में इसको पढ़ सकते हैं। भाषा शिक्षण यंत्र विधि। तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि में इसमें बच्चे को आप कोई भी टेप रिकॉर्ड से कोई गाना सुना सकते हो। अब तो आपके पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल में आप कोई गाना सुना सकते हो। ग्रामोफोन को बजाया जाता है, फिर बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और सुन करके स्वयं वैसा ही उच्चारण करते हैं, ठीक है। फिर है आपका वाक्य शिक्षण विधि। तो वाक्य शिक्षण विधि में यानी इसमें वाक्यों को आधार बनाया जाता है। छोटे छोटे वाक्य बच्चे को दिए जाते हैं और उनको पढ़ना बच्चे को सिखाया जाता है और एक क्रम से सिखाया जाता है, यानी छोटे छोटे वाक्यों से बच्चे को सिखाया जाता है बोलना। फिर है आपका साहचर्य विधि। तो साहचर्य विधि में जैसे कि आप बच्चे को बहुत सी खेलने की वस्तुएं दे सकते हैं, ठीक है, और आप बच्चे को कार्ड दे सकते हैं और इसमें यानी एक दूसरे से साहचर्य के साथ वस्तुओं को मतलब मिला करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि एक दीवार पर आपने चित्रों को लटका दिया है कमरे में पड़ी वस्तुओं को और उनको देखता है, फिर वो उनके नामों को ढूंढता है और ढूंढ के फिर आप बच्चे को उससे कह सकते हो कि इन शब्दों को आप किसी कागज़ पर किसी वस्तु को नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर बच्चे को उससे ढूंढने के लिए कह सकते हो या फिर आप बच्चे को वस्तु दिखा सकते हो और वस्तु दिखाने के बाद फिर आप बच्चे से कह सकते हो कि आप अब इसका नाम लिखो और इसके क्या क्या उपयोग हैं वो आप लिखो, ठीक है, यानी बताओ, ठीक है। अभी वाचन है तो लिखना नहीं, ये बताएगा बच्चा, तो इसमें वाचन होगा बच्चे का। फिर आपका कहानी विधि। तो इसके अंतर्गत आप बच्चे से कोई भी कहानी सुन सकते हो, बच्चे को कहानी कहने के लिए बोल सकते हो। तो ये आपके वाचन की थी। अब है आपकी लेखन की विधि, ठीक है। लेखन शिक्षण विधि के अंतर्गत आपकी क्या आएगा, क्या क्या आएगा, तो इनको भी हम देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन ये जो वीडियो है तो ये आपकी जो भी भाषा की पेडागोजी है तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब लेखन के अंतर्गत आप किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हो, तो सबसे पहला है आपकी रूपरेखा अनुकरण विधि। तो यानी रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है कि इसमें बच्चा को आप कोई भी ऐसी एक बुक दे सकते हो। अब बुकें भी आती हैं
तो जिनमें जैसे कि बिंदुओं पर अक्षर इस तरीके से लिखे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अक्षर लिखा होता है और इन बिंदुओं को बच्चा मिला करके लिखता है, ठीक है, यानी पेंसिल से, और वो अक्षर बनाना सीख जाता है, ठीक है। जैसे आपका ए बना होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है और बच्चा इनको इस तरीके से मिला करके और अक्षर बनाता है। और ये स्वतंत्र रूप से, यानी इन पर बच्चा अभ्यास कर करके पेन या पेंसिल घुमा घुमा करके और अक्षर बनाना और यानी शब्दों को लिखना सीख जाता है। ये लेखन की विधियाँ चल रही हैं आपकी। फिर आपका स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो स्वतंत्र अनुकरण विधि है कि बच्चे को आप स्लेट दीजिएगा या फिर पेंसिल ही दीजिएगा, ठीक है, और कॉपी पेंसिल, तो श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर, यदि आपका टीचर बनाता है और टीचर को देख करके बच्चा स्वतंत्र रूप से उस अक्षर को देख करके लिखने का अभ्यास करता है। ये स्वतंत्र अनुकरण विधि हो गई आपकी। फिर है आपकी मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत लकड़ी के, प्लास्टिक के, गत्ते के बर्ड बने आते हैं, ठीक है, एबीसीडी मार्केट में भी मिलती हैं। तो इन पर बच्चा हाथ घुमा घुमा करके, अपनी उंगली घुमा घुमा करके और फिर उन अभ्यास से यानी उसको सीख जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी। फिर आपकी पेस्टालॉजी विधि। तो पेस्टालॉजी विधि में क्या है कि इस विधि में बच्चे को पहले हम अक्षरों को पढ़ने की बहुत ही प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, यानी लिखने की। फिर बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराने के बाद यानी फिर उसको बंद करा देते हैं और फिर यानी बच्चों को स्वयं से, ठीक है, लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बर्ड हैं, जैसे हमने छोटा बर्ड लिया, हमने का लिया, ठीक है, पेस्टालॉजी विधि में तो सबसे पहले हम बच्चे को सिर्फ इतना सिखाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बच्चे को इतना सिखाते हैं। ये पेस्टालॉजी विधि है। तो बच्चा जब इतना सीख जाता है और फिर ये इधर का सीख जाता है, फिर हम इसको मिला करके, ठीक है, फिर बच्चे से हम इसे मिला करके लिखने के लिए कहते हैं। ये पेस्टालॉजी विधि के अंतर्गत आता है। फिर है आपका जेट कॉक विधि, ठीक। तो जेट कॉक विधि के अंतर्गत आपका क्या आएगा, तो जेट कॉक विधि के अंतर्गत आपका आता है, यानी इसमें बच्चा सबसे पहले पढ़ता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है और पढ़ने के बाद दो दो बार, चार बार, यानी एक अभ्यास के द्वारा पढ़ता है और पढ़ के फिर लिखता है और फिर अपने लिखे हुए को और अपने पढ़े हुए, यानी जहाँ से भी उसने पढ़ा है वो वहाँ से मिलाता है और फिर ये देखता है कि उसका कितना सही है और कितना गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर है आपका बर्ड परिचय, और ये आपकी एक परंपरागत विधि है। बर्ड परिचय ये आपकी एक परंपरागत विधि है, यानी इसमें सबसे पहले बच्चे को वर्णमाला रटाई जाती है, सिखाई जाती है, बोलना सिखाई जाती है, फिर अक्षरों को लिखना सिखाया जाता है। अक्षरों को लिखना सिखाने के बाद फिर हम मात्रा का ज्ञान कराते हैं। मात्रा का ज्ञान कराने के बाद फिर हम बच्चा छोटे छोटे शब्द लिखता है, वर्ड लिखता है, फिर वाक्यांश लिखना सीख जाता है। फिर आपकी चित्र विधि, ठीक है, तो चित्र विधि के अंतर्गत भी इसमें यानी बच्चा खेल खेल में सीखता है। आप बच्चों को चित्रों की सहायता से शब्द और अर्थ बनाना सिखा सकते हो, ठीक है। और फिर है आपका शब्द द्वारा अक्षर परिचय। अब शब्द द्वारा अक्षर परिचय यानी जैसे कि हम बच्चे को कोई भी शब्द है, तो जब हम शुरुआत में बच्चे को सिखाते हैं तो हम सिखाते हैं काशे कबूतर, ठीक है, काशे कबूतर, और बच्चा इसको बहुत बार पढ़ता है। तो फिर बच्चे से हम बोलते हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं कि का से क्या होता है, तो का से इसको लिखो, तो बच्चा वहाँ कबूतर लिखता है। तो इस तरीके से भी वो शब्द लिखना सीख जाता है। या फिर हम बच्चे इसको हम कबूतर दिखाते हैं और बच्चे कबूतर देखा है उसने, तो कबूतर में से और वो का को सिर्फ छांट लेता है, यानी आप शब्द में से अक्षर सीखता है और अक्षर से शब्द सीखता है। ये इस तरीके से आपकी विधि है। तो ये लेखन की विधियाँ थी। एक बार मैं आपको ये फिर से सारी दिखाती हूँ कि हमने इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी लेखन शिक्षण विधियाँ थी। और लेखन शिक्षण की विधि के बाद ये आपकी वाचन की शिक्षण विधियाँ थी, और वाचन शिक्षण विधि के अंतर्गत आपकी ये, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने आपकी व्याकरण की विधियाँ पढ़ी थी, और ये आपकी व्याकरण की विधियाँ थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको यानी पेडागोजी की क्लासें मिलती ही रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपसे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा,
ठीक है, तो मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।